everyone, welcome to my YouTube channel Biology House. लास्ट लेक्चर हमने देखा था इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में. नाउ इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट न्यूट्रिएंट साइकिल. न्यूट्रिएंट साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से. टोटल आपको 4 साइकिल है इसके अंदर, जो हम साइकिल 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले हैं. सो आज के लेक्चर हम देखेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल. न्यूट्रिएंट साइकिल को और एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज बायोजियोकेमिकल साइकिल. It is also called as biogeochemical cycle. अभी आप सबको पता है कि all the living organisms required inorganic nutrients. Even though plants also require a number of nutrients in the form of phosphorus, nitrogen, potassium, oxygen, carbon. Even though animals also require the nutrients for their overall development. तो इनको हम basically बोलते हैं essential nutrients. और इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को अगर आप डिफाइन करोगे न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर, सो वी कैन से दैट द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स in the components of ecosystem is called as nutrient cycle और बायोजियोकेमिकल साइकिल. कि यहाँ पे जितने भी मूवमेंट होती है न्यूट्रिएंट्स की और स्टोरेज इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ डेफिनेशन. द स्टोरेज एंड द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम इज बेसिकली कॉल्ड एज न्यूट्रिएंट साइकिल. और न्यूट्रिएंट साइकिल को एक अदर वर्ड है बायोजियोकेमिकल साइकिल. अब यहाँ पे आपको पता है कि हमने जब एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, एनर्जी के अंदर हमेशा जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है. इट मीन्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर टू प्राइमरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर. एक 1 by 1 एनर्जी का फ्लो चलता है. अब यहाँ पे आप देखोगे तो न्यूट्रिएंट का फ्लो कैसे चलता है, इट इज ऑलवेज अ बाय डायरेक्शनल. सो न्यूट्रिएंट फ्लो और न्यूट्रिएंट साइकिल इज बाय डायरेक्शनल. अभी आप बोलोगे कि बाय डायरेक्शनल क्यों है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी बायोटिक कंपोनेंट्स है, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, इनके अंदर न्यूट्रिएंट्स गए हैं. वो न्यूट्रिएंट्स कुछ टाइम के बाद डिकम्पोजिशन में जाएंगे. डिकम्पोजिशन के बाद फिर वो सॉइल के अंदर जाएंगे. इट मीन्स वो अबायोटिक फैक्टर के अंदर जाएंगे एंड सॉइल से फिर से प्लांट्स उसको ग्रैब करेंगे उसके खुद के डेवलपमेंट के लिए. इट मीन्स ये जो फ्लो है इन बोथ द वे है, biotic as well as abiotic. That's why it is called as the nutrient cycle is a bidirectional way or bidirectional flow of nutrients. I hope यहाँ तक क्लियर है आपको. न्यूट्रिएंट साइकिल के अंदर फिर से 2 टाइप्स है, वो हम डिस्कस में आपको 2 टाइप्स के साइकिल देखने को मिलेंगे. The 2 types of cycle is basically the first one is gaseous cycle and second one is sedimentary cycle. अगर इसके अंदर आप डिफरेंस देखोगे गैसियस और सेडिमेंट्री के अंदर, तो गैसियस साइकिल में आपको पता है कि मैक्सिमम जो न्यूट्रिएंट्स है उनका मेन रिजर्वायर होगा एटमॉस्फेयर. सो बेसिकली जितने भी न्यूट्रिएंट हो बल्क में एटमॉस्फेयर में एज वेल एज हाइड्रोस्फीयर में आपको देखने को मिलेंगे. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज गैसियस साइकिल. एंड द नेक्स्ट वन इज सेडिमेंट्री साइकिल. सो सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर आप देख सकते हो कि मेन रिजर्वायर जो है, इट मीन स्टोरेज प्लेस जो है वो है अर्थ क्रस्ट और इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिथोस्फीयर. और डीप अर्थ क्रस्ट के अंदर भी मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं. अब यहाँ पे कौन सा साइकिल फास्टर है, अगर आप देखोगे तो सेडिमेंट से या फिर अर्थ क्रस्ट से न्यूट्रिएंट्स को निकलने के लिए आयनिक फॉर्म में वो प्लांट्स को एब्जॉर्ब करने के लिए इट टेक्स टू मच टाइम, बिकॉज वहां पे वेदरिंग प्रोसेस होता है. जहां पे सॉइल बनती है, वेदरिंग प्रोसेस, ब्रेक डाउन, इट टेक्स मच टाइम. दैट्स व्हाई सेडिमेंट्री इज स्लो प्रोसेस साइकिल एंड गैसेस इज द फास्टर वन. क्योंकि वहां पे गैसेस फॉर्म में है तो इट टेक्स क्विक एक्शन इन द फॉर्म ऑफ गैसेस साइकिल. इन दोनों के अंदर अगर आप एग्जांपल देखोगे तो गैसेस के अंदर 2 एग्जांपल है जो दोनों साइकिल हमें डिस्कस करनी है आज के लेक्चर में. द फर्स्ट वन इज कार्बन साइकिल एंड सेकेंड वन इज नाइट्रोजन साइकिल.
और दूसरा जो है सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर, वहां पे इनके एग्जाम्पल है फॉस्फोरस साइकिल एंड सेकेंड इज सल्फर साइकिल। बट यहाँ पे और एक चीज है कि सेडिमेंट्री साइकिल के अंदर फॉस्फोरस को हम बोल सकते हैं, फॉस्फोरस साइकिल को हम बोल सकते हैं इट इज अ प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल। एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, अमंग द फॉलोइंग साइकिल विच इज द प्योर सेडिमेंट्री साइकिल। तो द आंसर इज फॉस्फोरस, बिकॉज फॉस्फोरस कभी भी एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्ट नहीं होता है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, अमंग दिस 4 साइकिल विच साइकिल इज हैविंग सेडिमेंट्री एज वेल एज गैसियस फॉर्म। तो वहां पे सल्फर एक ऐसा साइकिल है कि जिसमें से कुछ अमाउंट के कंटेंट सल्फर के एटमॉस्फेयर में इंटरेक्ट होते हैं और वो सेडिमेंट्री एज वेल एज गैसियस फॉर्म में भी वर्क करते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन एमसीक्यूज के मैनर में इस न्यूट्रिएंट साइकिल के ऊपर आ सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऐसा कौन सा साइकिल की जहां पे दोनों रिएक्शन साइमल्टेनियस और इक्वल मैनर में होती है, दैट इज द कार्बन साइकिल। वो अभी हम देखेंगे कि कार्बन साइकिल में एग्जैक्टली कैसे और कौन कौन से वे में कार्बन ट्रैवल होता है। अभी हम कार्बन साइकिल के बारे में पहले डिस्कस करेंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट साइकिल इन द बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसको मैं एक सिंपल मैनर में ड्रॉ करती हूँ, एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। अभी आप सबको पता है कि कार्बन कितना एसेंशियल इंपॉर्टेंट और एसेंशियल एलिमेंट्स है। ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल बिकॉज बायोकेमिकल्स के अंदर कार्बन इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट। इवन तो आप अगर देखोगे ड्राई वेट के अंदर, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आफ्टर वाटर कंपोनेंट्स ड्राई वेट में सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर वेट रहेगा तो वो कार्बन का रहेगा। सो कार्बन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सो 49% जो है, 49% आपको कार्बन का ही वेट देखने को मिलेगा ड्राई वेट के फॉर्म में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर। सो हाउ मच एसेंशियल इज द कार्बन आफ्टर वाटर कंटेंट्स। तो यहाँ पे कार्बन साइकिल को हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से वे में इसकी मूवमेंट होती है, कैसे कैसे कार्बन रिलीज होता है, किस वे में वो ट्रैप होता है। सो सबसे पहले मैं इन शॉर्ट में इसको ड्रॉ करती हूँ कि विद हेल्प ऑफ ड्रॉइंग आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द वेरियस वे ऑफ कार्बन। ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल कि अब ये गैसियस साइकिल है तो मैक्सिममली कार्बन जो है वो बल्क अमाउंट में आपको देखने को मिलेगा एटमॉस्फेयर में। सो वहां पे पहले हम स्टार्ट करेंगे एटमॉस्फियरिक CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, आप सबको पता है कि प्लांट्स के अंदर प्रोडक्टिविटी एक कॉन्सेप्ट है कि जहां पे प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं, इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए हमेशा कार्बन इज एसेंशियल फैक्टर। विदाउट कार्बन फोटोसिंथेसिस फॉर्म नहीं होगा। इट मीन्स जहां से लाइफ स्टार्ट होती है फूड के लिए, एनर्जी के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, वहां पे सबसे पहले कार्बन ट्रैप होगा। और वो जो कार्बन ट्रैप होगा उस प्रोसेस में, वो प्रोसेस का नाम हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। आई होप यहां तक क्लियर है। अब यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस कार्बन ट्रैप हुआ। कुछ टाइम के बाद आपको पता है, हमने देखा था फूड चेन और फूड वेब, मतलब ये ग्रीन प्लांट्स को कौन कंज्यूम करेगा? एनिमल्स कंज्यूम करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर। इवन तो आपको ये भी पता है कि कंज्यूमर के अलग अलग टाइप है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। मान लो अगर यहाँ पर रैबिट है, रैबिट ने ग्रीन प्लांट्स को खाया, मतलब कुछ अमाउंट में कार्बन कहाँ पे गया? रैबिट की बॉडी में गया, इन द फॉर्म ऑफ फूड, इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर थिंग। रैबिट को अगर वाइल्ड एनिमल ने खाया तो कार्बन किसके बॉडी के अंदर गया? वाइल्ड एनिमल के। मतलब इस तरीके से कार्बन क्या होगा? पास होगा। बट एट द सेम टाइम आप सबको पता है कि कंज्यूमर से और एक चीज है जहां से कार्बन रिलीज होता है। आप सबको पता है कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द ब्रीदिंग प्रोसेस, बट रिलीजिंग ऑफ CO2 इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रोसेस। इट मीन्स यहाँ पे फिर से कार्बन क्या होगा? एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि मैक्सिमम जब पॉपुलेशन बढ़ता है तो कार्बन रिलीज भी उस हिसाब से बढ़ता है। सो फोटोसिंथेसिस के अंदर कार्बन ट्रैप होगा, बट रेस्पिरेशन के अंदर कार्बन क्या होगा? रिलीज होगा। अब ये प्रोसेस हमेशा याद रखना है, ये प्रोसेस हमेशा कंटिन्यूस और साइमल्टेनियस होती है। ऐसा कभी नहीं होगा कि पहले फोटोसिंथेसिस होगा और बाद में रेस्पिरेशन। इट इज ऑलवेज इन अ कंटिन्यूस एंड साइमल्टेनियस प्रोसेस। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसी कौन सी साइकिल है अमंग ऑल द 4 साइकिल कि जहां पे एक प्रोसेस है जो कंटिन्यूस और साइमल्टेनियस होती है, एंड दैट साइकिल इज ओनली अ कार्बन साइकिल, जहां पे ट्रैपिंग भी होता है एट द सेम टाइम रिलीजिंग भी होता है।
आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अभी और कौन कौन से सोर्सेस है कि जहाँ पे कार्बन रिलीज होता है और मैक्सिममली वो ग्लोबल के अंदर और मेजरली वो वहां पे रहता है। आप देखोगे मेजर सोर्स है ये कार्बन का, दैट इज कॉल्ड एज बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। कोल जब बर्निंग होता है इंडस्ट्री के अंदर या फिर नॉर्मली कोल माइन के अंदर, तो वहां से मैक्सिमम कार्बन रिलीज होता है। इवन आपको पता है कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भी मैक्सिमम कार्बन रिलीज होता है। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द सिंपल इमेज ऑफ इंडस्ट्री कि जहां पे स्टैक होल्डर है, स्टैक होल्डर से मैक्सिममली क्या हुआ है, कार्बन रिलीज हुआ है। तो कार्बन रिलीज होकर कहाँ गया है, आगे एटमॉस्फेयर के अंदर गया है। इवन तो यहां से भी बर्निंग ऑफ कोल, जिसको हम बोलते हैं बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, अगेन फिर से कार्बन कहाँ गया, एटमॉस्फेयर के अंदर गया। वहीं पे अगर आप देखोगे और एक मेजर कंटेंट है, दैट इज कंबशन प्रोसेस इन फॉरेस्ट फायर। सो कंबशन प्रोसेस के अंदर भी मैक्सिममली क्या होता है, कार्बन रिलीज होता है। अनदर दैट हमने देखा था इको सिस्टम के अंदर वाटर और एक्वाटिक इकोसिस्टम, इट मीन्स ओशन के अंदर भी मैक्सिमम ट्रैपिंग होता है CO2 का। क्यों होता है, बिकॉज वहां पे प्रोड्यूसर्स इन द फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स। सो फूड चेन के अंदर भी मैक्सिमम ओशन में CO2 ट्रैप होता है और कुछ टाइम के बाद वो CO2 कंज्यूमर के बॉडी के अंदर जाता है, मतलब प्रोड्यूसर देन कंज्यूमर, कंज्यूमर के बाद मैक्सिममली वो कंज्यूमर अगर डिपॉजिट होते हैं नियर दी सेडिमेंट्स, और इस सेडिमेंट्स के अंदर वो इन द फॉर्म ऑफ रॉक और इन द फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्स कार्बन यहाँ पे ट्रैप होता है। सो मैक्सिमम अमाउंट में ओशन के अंदर भी ट्रैपिंग प्रोसेस है और इवन दो एटमॉस्फेयर में भी रिलीजिंग और ट्रैपिंग प्रोसेस है। तो यहाँ पे मेजरली आप देख सकते हो कि कार्बन अगर रिलीज है तो वो रिलीज कहाँ से है, फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग से। इवन दो फॉरेस्ट फायर जो नेचुरल कैलेमिटीज है उसके थ्रू, इंडस्ट्री से मैक्सिमम कार्बन रिलीज होता है और इवन दो रेस्पिरेशन प्रोसेस से कार्बन रिलीज होता है। आई होप यहाँ तक आपको कार्बन साइकिल ओवरऑल अच्छे से क्लियर हो गई है कि जहाँ पे ओशन के अंदर में मैक्सिममली कार्बन ट्रैप होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। हम देखेंगे एक शॉर्ट एंड स्मॉल साइकिल है, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोरस साइकिल। अभी फॉस्फोरस साइकिल का हम प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल भी बोल सकते हैं। सो एक ये ऐसा ही एक साइकिल है जो 4 साइकिल के अंदर सबसे प्योर और सेडिमेंट्री साइकिल है। सो इट इज अ प्योर सेडिमेंट्री साइकिल। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉस्फोरस? फॉस्फोरस का लिविंग ऑर्गेनिज्म में बेसिकली यूज है फॉस्फोलिपिड्स के लिए। फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। जो एनर्जी कंटेंट मॉलिक्यूल है दैट इज कॉल्ड ATP मॉलिक्यूल। ATP मॉलिक्यूल्स के लिए फॉस्फोरस इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन के लिए फॉस्फोरस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इवन दो एनिमल्स के अंदर टीथ एंड बोन्स के लिए भी फॉस्फोरस बहुत मेजरली इंपॉर्टेंट है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन्स। तो इन सब के लिए फॉस्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉस्फोरस बेसिकली इनऑर्गेनिक फॉर्म में पाया जाता है अर्थ क्रस्ट और लिथोस्फीयर के अंदर, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा साइकिल ड्रॉ करेंगे कि जहां पे फॉस्फेट है रॉक के अंदर। इमीडिएटली वो फॉस्फेट जो है रॉक के अंदर का वो इमीडिएटली नहीं जाएगा प्लांट्स के लिए। वहां पे एक प्रोसेस होगा, दैट प्रोसेस इज बेसिकली कॉल्ड एज वेदरिंग प्रोसेस। वेदरिंग प्रोसेस में सॉइल फॉर्मेशन का काम होता है एंड सॉइल फॉर्मेशन के काम के अंदर फॉस्फेट जाएगा आपका सॉइल में। सो फॉस्फेट इन सॉइल। अब जब ये फॉस्फेट इन सॉइल जाएगा तो वहां पे प्लांट्स इसको ट्रैप करेंगे खुद की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कि प्लांट्स के अंदर फॉस्फोरस जो है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, इट्स नॉट अ माइक्रो। मैक्रो क्यों है? बिकॉज मेजर और ज्यादा अमाउंट में वहां पे यूज होता है।
तो वहां पे ये जाएगा प्रोड्यूसर्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। जो आप सबको पता है कि प्रोड्यूसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए। मतलब यहां से हमारा फास्फोरस गया प्लांट्स के अंदर। अभी आप सबको पता है कि फास्फोरस जब प्लांट्स के अंदर जाएगा तो प्लांट्स से वो कहा जाएगा विद द हेल्प ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब इन द बॉडी ऑफ कंज्यूमर। और बॉडी ऑफ कंज्यूमर में वो किस लिए जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ बोन्स एंड टिथ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बोन्स एंड टिथ के लिए फास्फोरस यहाँ एक्चुअल में वर्क करेगा। यहाँ तक क्लियर है? मतलब फास्फोरस यहाँ पे गया कंज्यूमर के अंदर। अब आपको पता है कि सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्टिविटी एज वेल एज डिकम्पोजिशन। जो एनिमल्स आएंगे उनको एक ना एक दिन तो डेड होना ही है, तो वहां पे जब डिकम्पोजिशन होगा तो डिकम्पोजिशन में वो फास्फोरस जाएगा डेट्रिटस के अंदर। अभी डेट्रिटस के अंदर क्यों जाएगा? बिकॉज आपको पता है डेट्रिटस इज नथिंग बट डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। तो डेट्रिटस के अंदर फास्फोरस गया, मतलब अल्टीमेटली फास्फोरस कहाँ गया? फिर से सॉइल के अंदर, बिकॉज सॉइल इज द साइट ऑफ डिकम्पोजिशन। तो यहाँ पे जब डेट्रिटस होगा मतलब यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? डिकम्पोजिशन प्रोसेस होगा। एंड डिकम्पोजिशन प्रोसेस के अंदर फिर से वो फास्फोरस सॉइल में जाएगा एंड सॉइल से फिर से वो प्लांट में जाएगा, प्लांट से फिर से एनिमल्स में, एनिमल से फिर से सॉइल में। यहाँ पे और एक चीज जिसकी वजह से फास्फोरस यहाँ पे ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड एज लिटर फॉल। अभी लिटर फॉल का मीनिंग क्या है? लिटर फॉल इज नथिंग बट जितने भी लीफ स्ट्रक्चर है, एक बोलते हैं ना कि कुछ टाइम के बाद ऑटमन सीजन के बाद पत्ते जब झड़ते हैं पेड़ों से तो नीचे वो फॉल डाउन होते हैं, तो उसमें से कुछ अमाउंट में फास्फोरस फिर से कहाँ जाएगा? डेट्रिटस के अंदर, मतलब जमीन के अंदर। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि कहीं पे भी फास्फोरस का इंटरेक्शन एटमॉस्फेयर के साथ नहीं हो रहा है, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्योरली सेडिमेंट्री साइकिल। हाँ, बट इसका इंटरेक्शन हाइड्रोस्फीयर के साथ होता है, मतलब पानी के साथ होता है। कैसे? अब जब फास्फोरस सॉइल के अंदर जाएगा, सॉइल के थ्रू वो विद द हेल्प ऑफ सरफेस रन ऑफ, विद द हेल्प ऑफ सरफेस रन ऑफ वो पानी के अंदर जाएगा, और पानी के अंदर वो किसी भी तालाब में जाएगा, किसी भी पर्टिकुलर लेक के अंदर जाएगा, और जहां पे फास्फोरस ज्यादा बढ़ेगा वहां पे एक ड्रॉबैक होगा। द ड्रॉबैक इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन। ये आपको एनवायरमेंटल इश्यूज के अंदर आएगा डिटेल में। तो यहाँ पे क्या होगा? बेसिकली यूट्रोफिकेशन प्रोसेस होगा, and that is called, we can say that the excess amount of phosphorus into the water bodies। तो यहाँ पे फास्फोरस का इंटरेक्शन हाइड्रोस्फीयर के साथ हुआ एज वेल एज ओवरऑल लिथोस्फीयर के साथ हुआ। इसका कांटेक्ट कहीं भी एटमॉस्फेयर के साथ नहीं आया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। फास्फोरस साइकिल काफी सिंपल और इजी वे में है, बट इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि इसका ड्रॉबैक भी क्या है। दैट ड्रॉबैक इज नथिंग बट यूट्रोफिकेशन प्रोसेस और अलगल ब्लूम, जिसको बोलते हैं कि एक्सेस में अगर फास्फोरस पानी में जाएगा तो अलगल ब्लूम और यूट्रोफिकेशन होंगे। तो ये सबसे बड़े डिसएडवांटेज है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है कार्बन साइकिल एज वेल एज फास्फोरस साइकिल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।